जोनाथन हार्कर की डायरी आगे। तब तक लगभग सुबह होने वाली थी, इसलिए हम दोनों सोने चले गए। टिप्पणी: ये डायरी मुझे बड़ी विचित्र लगने लगी है। इसका आरंभ कुछ कुछ अरबियन नाइट्स की कहानियों जैसा प्रतीत होता है, जहां हर घटना मुर्गे की बांग सुनते ही अधूरी रह जाती है, या फिर हेमलेट के पिता के भूत की तरह, जिसे भी भोर होते ही लौट जाना पड़ता था। 12 मई। अब मैं केवल तथ्यों से शुरुआत करूंगा। साधारण, स्पष्ट और प्रमाणित तथ्य, जिन्हें पुस्तकों और आंकड़ों से सत्यापित किया जा सकता है और जिन पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। मैं इन्हें उन अनुभवों के साथ नहीं मिलाऊंगा जो केवल मेरी अपनी आंखों से देखी गई बातों या मेरी स्मृति पर आधारित है। कल शाम जब काउंट अपने कमरे से बाहर आया तो उसने मुझसे कानून और व्यापारिक मामलों से जुड़े अनेक प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। पूरा दिन मैं पुस्तकों में सिर खपाता रहा था। केवल अपने मन को व्यस्त रखने के लिए मैंने लिंकन्स इन में पढ़े गए कानूनी विषयों की भी पुनरावृत्ति की थी। काउंट के प्रश्नों में एक स्पष्ट क्रम और उद्देश्य था, इसलिए मैं उन्हें उसी क्रम में लिख रहा हूं। संभव है कि यह जानकारी कभी न कभी मेरे काम आ जाए। सबसे पहले उसने पूछा कि क्या इंग्लैंड में कोई व्यक्ति एक से अधिक वकील, सॉलिसिटर, रख सकता है। मैंने उत्तर दिया कि यदि वह चाहे तो दर्जन भर वकील भी रख सकता है, लेकिन एक ही मामले में एक से अधिक वकीलों को नियुक्त करना बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी समय केवल एक ही वकील कार्य कर सकता है। बार बार वकील बदलना उसके अपने हित के विरुद्ध होगा। ऐसा लगा कि उसने मेरी बात पूरी तरह समझ ली। फिर उसने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति बैंक से जुड़े कामों के लिए एक वकील रखे और जहाजों द्वारा माल भेजने जैसे कार्यों के लिए किसी दूसरे वकील की सहायता ले, विशेषकर तब जब किसी दूरस्थ बंदरगाह पर स्थानीय सहायता की आवश्यकता हो, तो क्या इसमें कोई व्यावहारिक कठिनाई होगी। मैंने उससे अनुरोध किया कि वह अपनी बात थोड़ा और स्पष्ट करे, ताकि मैं किसी प्रकार उसे गलत सलाह न दे बैठूं। इस पर उसने कहा, मैं एक उदाहरण देता हूं। तुम्हारे और मेरे मित्र श्री पीटर हॉकिंस, जो एक्सेटर के उस सुंदर कैथेड्रल की छाया में रहते हैं और जो लंदन से काफी दूर है, उन्होंने तुम्हारे माध्यम से मेरे लिए लंदन में वो मकान खरीदा। बहुत अच्छा। अब मैं स्पष्ट रूप से यह भी बता दूं कि मैंने लंदन के किसी स्थानीय वकील के बजाय इतनी दूर रहने वाले व्यक्ति की सेवाएं क्यों ली। मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि मेरे हित के अतिरिक्त किसी और का कोई स्वार्थ इसमें न जुड़ा हो। लंदन का कोई स्थानीय व्यक्ति शायद अपने या अपने किसी मित्र के हितों को भी ध्यान में रखता, इसलिए मैं दूर गया और ऐसा प्रतिनिधि चुना जो केवल मेरे हित के लिए कार्य करे। अब मान लो कि मेरे अनेक प्रकार के काम हैं। यदि मुझे न्यूकैसल, डरहम, हार्विच या डोवर जैसे बंदरगाहों पर माल भेजना हो, तो क्या वहां के किसी स्थानीय व्यक्ति को माल भेजना अधिक सुविधाजनक नहीं होगा? मैंने उत्तर दिया, निश्चित रूप से ऐसा करना अधिक आसान होगा, लेकिन हमारे यहां वकीलों के बीच एक एजेंसी व्यवस्था होती है। एक वकील दूसरे वकील के माध्यम से स्थानीय कार्य करवा सकता है। इस प्रकार ग्राहक को केवल एक ही वकील के संपर्क में रहना पड़ता है और वही उसकी ओर से सभी आवश्यक कार्य अलग अलग स्थानों पर करवा देता है। लेकिन उसने कहा, यदि मैं स्वयं अलग अलग लोगों को निर्देश देना चाहूं, तो क्या मैं ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हूं? बिल्कुल, मैंने उत्तर दिया। व्यापार करने वाले लोग अक्सर ऐसा करते हैं। वे अपनी सारी व्यावसायिक जानकारी किसी एक व्यक्ति को नहीं बताना चाहते। बहुत अच्छा, उसने संतोषपूर्वक कहा। इसके बाद उसने माल भेजने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, औपचारिकताओं और उन सभी संभावित कठिनाइयों के बारे में विस्तार से प्रश्न पूछे जिन्हें पहले से सोच विचार करके टाला जा सकता था। मैंने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार हर प्रश्न का उत्तर दिया। उससे बातचीत के बाद मेरे मन में यह धारणा बन गई कि यदि वह वकील होता तो निश्चय ही एक असाधारण वकील साबित होता। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो उसके मन में न आया हो, या कोई ऐसी संभावना जिसे उसने पहले से न सोच लिया हो। यह और भी आश्चर्यजनक बात थी कि वह कभी इंग्लैंड नहीं गया था और देखने से भी ऐसा नहीं लगता था कि उसने अपने जीवन में बहुत अधिक व्यापार किया हो। फिर भी उसकी जानकारी और दूरदर्शिता अद्भुत थी। जब उसकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई और मैंने उपलब्ध पुस्तकों की सहायता से अपनी बातों की पुष्टि भी कर दी, तो वह अचानक खड़ा हो गया और बोला, क्या तुमने अपने पहले पत्र के बाद हमारे मित्र श्री पीटर हॉकिंस को या किसी और को कोई पत्र लिखा है? मन में कड़वाहट लिए मैंने उत्तर दिया, नहीं, अभी तक मुझे किसी को भी पत्र भेजने का अवसर नहीं मिला। उसने अपना भारी हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, तो अभी लिखो मेरे युवा मित्र। हमारे मित्र को भी लिखो और जिसे चाहो उसे भी लिखो, और यदि तुम्हें उचित लगे तो यह भी लिख देना कि तुम आज से पूरे 1 महीने तक मेरे साथ रहने वाले हो। उसकी ये बात सुनते ही मेरा हृदय मानो ठंडा पड़ गया। मैंने पूछा, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं यहां इतना लंबा समय रुकूं? उसने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ,
मैं यही चाहता हूं, बल्कि मैं तुम्हारा कोई इनकार स्वीकार नहीं करूंगा। जब तुम्हारे स्वामी या नियोक्ता ने मेरी ओर से किसी को भेजने का वचन दिया था, तब यह तय हुआ था कि केवल मेरी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। मैंने अपने दायित्व में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या ऐसा नहीं है? मैं क्या कर सकता था? मुझे सिर झुकाकर उसकी बात स्वीकार करनी पड़ी। यह मेरे अपने हित का नहीं, बल्कि श्री हॉकिंस के हित का प्रश्न था। मुझे अपने बारे में नहीं, उनके बारे में सोचना था। और सच तो यह भी था कि जब काउंट ड्रैकुला यह सब कह रहा था, तब उसकी आंखों और उसके पूरे व्यक्तित्व में ऐसी शक्ति और ऐसा दबाव था कि मुझे फिर से याद आ गया, मैं एक कैदी हूं। यदि मैं जाना भी चाहूं तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। काउंट ने मेरे झुके हुए सिर में अपनी जीत देख ली और मेरे चेहरे की परेशानी में अपना अधिकार। फिर वो उसी शांत, विनम्र लेकिन अटल स्वर में बोला, मेरे प्रिय युवा मित्र, मैं तुमसे केवल इतना निवेदन करता हूं कि अपने पत्रों में व्यापारिक बातों के अलावा किसी और विषय का उल्लेख न करना। तुम्हारे मित्र ये जानकर प्रसन्न होंगे कि तुम स्वस्थ हो और शीघ्र ही उनके पास लौटने की आशा रखते हो। क्या ऐसा नहीं है? ये कहते हुए उसने मुझे 3 पतले पत्रलेखन वाले कागज और 3 लिफाफे दिए। वे विदेशी डाक के अत्यंत पतले कागज थे। मैंने पहले उन कागजों को देखा, फिर उसकी ओर देखा। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी और उसके लाल निचले होंठ के ऊपर से उसके नुकीले कुत्ते जैसे दांत साफ दिखाई दे रहे थे। बिना कुछ कहे ही मैं समझ गया कि वह मुझे क्या चेतावनी दे रहा है। यदि मैं कुछ भी ऐसा लिखूंगा जो उसे पसंद ना हो, तो वो उसे आसानी से पढ़ लेगा। इसलिए मैंने निश्चय किया कि फिलहाल मैं केवल औपचारिक और साधारण पत्र ही लिखूंगा। लेकिन मैं अवसर मिलते ही श्री हॉकिंस को एक गुप्त पत्र लिखूंगा, और मीना को भी। मीना को मैं शॉर्टहैंड में लिख सकता था, जिसे यदि काउंट देख भी ले तो शायद समझ नहीं पाएगा। दोनों पत्र लिखने के बाद मैं चुपचाप एक पुस्तक पढ़ने लगा। उधर काउंट स्वयं कई पत्र लिखने बैठ गया। लिखते समय वो बार बार अपनी मेज पर रखी कुछ पुस्तकों को देखता और फिर कुछ नोट करता। जब उसने अपने पत्र पूरे कर लिए तो उसने मेरे दोनों पत्र भी अपने पत्रों के साथ रख दिए, अपनी लिखने की सामग्री समेटी और कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, मैं तुरंत मेज के पास पहुंचा और उन पत्रों को देखने के लिए झुक गया। वे सभी मेज पर उल्टे रखे हुए थे। ऐसी परिस्थिति में मुझे अपने इस कार्य पर जरा भी अपराध बोध नहीं हुआ। मैंने महसूस किया कि अपनी रक्षा के लिए जो कुछ भी संभव हो, मुझे वो अवश्य करना चाहिए। पत्रों में से एक सैमुअल एफ. बिलिंगटन न साथ द क्रेसेंट विडबी के नाम था। दूसरा हेर ल्यूटन वारना के लिए था। तीसरा काउट्स एंड कंपनी लंदन के नाम था। और चौथा हेरिन क्लॉपस्टॉक एंड बिलरॉयथ बैंकर बुडापेस्ट के लिए। दूसरा और चौथा पत्र बिना सील किए हुए थे। मैं उन्हें पढ़ने ही वाला था कि तभी दरवाजे का हैंडल हिलता दिखाई दिया। मैं तुरंत अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और समय रहते अपनी पुस्तक हाथ में उठा ली। तभी काउंट कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक और पत्र था। उसने मेज पर रखे सभी पत्र उठाए, उन्हें सावधानी से सील किया और फिर मेरी ओर मुड़कर बोला, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे क्षमा करोगे, लेकिन आज रात मुझे अपने निजी कामों में बहुत व्यस्त रहना है। आशा करता हूं कि तुम्हें यहां हर सुविधा मिलेगी। दरवाजे तक पहुंचकर वह अचानक रुका। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने मेरी ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, मेरे प्रिय युवा मित्र, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। नहीं, केवल सलाह नहीं, पूरी गंभीरता से चेतावनी देना चाहता हूं। यदि तुम कभी इन कमरों से बाहर निकलो तो किसी भी स्थिति में महल के किसी दूसरे हिस्से में मत सोना। यह महल बहुत पुराना है। इसकी दीवारों में अनगिनत स्मृतियां बसी हुई हैं, और जो लोग यहां लापरवाही से सोते हैं उनके लिए भयानक स्वप्न प्रतीक्षा करते हैं। मेरी चेतावनी याद रखना। यदि आज या कभी भी तुम्हें नींद आए तो तुरंत अपने कमरे में या इन्हीं कमरों में लौट आना। वहां तुम्हारी नींद सुरक्षित रहेगी। लेकिन यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। इसके आगे उसने शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उसने केवल अपने दोनों हाथ ऐसे हिलाए मानो किसी के खून से सने हाथ धो रहा हो। मैं उसका अर्थ भली भांति समझ गया। मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न उठा, क्या कोई भी सपना उस भयावह अंधकार, रहस्य और आतंक से अधिक डरावना हो सकता है जो धीरे धीरे मेरे चारों ओर अपना जाल बुन रहा था। बाद में मैं अपनी पिछली बात की पुष्टि करता हूं, लेकिन इस बार इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं उस स्थान पर कभी नहीं सोऊंगा जहां काउंट उपस्थित न हो। मैंने अपने बिस्तर के सिरहाने क्रूज टांग दिया है। मुझे विश्वास है कि उसके रहते मेरी नींद बुरे सपनों से कुछ हद तक सुरक्षित रहेगी, और वो वही रहेगा। काउंट के जाने के बाद मैं अपने कमरे में लौट आया।
कुछ देर तक कोई आवाज न सुनाई देने पर मैं बाहर निकला और पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर महल के उस भाग में पहुंचा जहां से दक्षिण दिशा दिखाई देती थी। यद्यपि मैं वहां से कहीं जा नहीं सकता था, फिर भी सामने फैला हुआ विशाल खुला आकाश और दूर दूर तक फैला दृश्य उस संकरे और अंधेरे आंगन की तुलना में मुझे स्वतंत्रता का एक छोटा सा एहसास दे रहा था। उसे देखते हुए मुझे पहले से भी अधिक स्पष्ट हो गया कि मैं सचमुच एक कैदी हूं। मुझे ताजी हवा की इतनी तीव्र इच्छा होने लगी कि यदि वह केवल रात की ठंडी हवा ही क्यों न हो, तब भी मुझे स्वीकार थी। अब मुझे महसूस होने लगा था कि केवल रात में जीने वाली ये जीवन शैली धीरे धीरे मेरे मन और नसों को तोड़ रही है। मैं अपनी ही परछाई से चौंक उठता था और मेरे मन में तरह तरह की भयानक कल्पनाएं जन्म लेने लगी थी। ईश्वर ही जानता है कि इस शापित स्थान में मेरे भय का पर्याप्त कारण मौजूद है। मेरी दृष्टि दूर तक फैले उस सुंदर दृश्य पर टिक गई। चारों ओर चांदनी की हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, जिससे पूरा दृश्य लगभग दिन जितना उजला दिखाई देता था। उस मृदु प्रकाश में दूर की पहाड़ियां धुंधली होकर आकाश में घुलती सी लग रही थी और घाटियों तथा गहरी खाइयों की परछाइयां काले मखमल जैसी प्रतीत होती थी। उस अद्भुत सौंदर्य ने कुछ समय के लिए मेरे मन को हल्का कर दिया। मैं जो भी सांस ले रहा था उसमें शांति और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। मैं खिड़की से बाहर झुककर यह सब देख ही रहा था कि अचानक मेरी नजर नीचे, लगभग एक मंजिल नीचे और थोड़ी बाईं ओर किसी चलती हुई आकृति पर पड़ी। कमरों की बनावट से मेरा अनुमान था कि वह स्थान काउंट के निजी कक्ष की खिड़कियों के सामने होगा। जिस खिड़की पर मैं खड़ा था वो बहुत ऊंची और गहरी थी। पत्थर की चौखट समय के प्रभाव से घिस चुकी थी, लेकिन अभी भी मजबूत थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वर्षों से उस पर कोई खिड़की का पल्ला नहीं लगाया गया था। मैं पत्थर की ओट में छिप गया और सावधानी से बाहर झांकने लगा। जो मैंने देखा उसने मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। काउंट का सिर धीरे धीरे उसकी खिड़की से बाहर निकल रहा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसकी गर्दन, उसकी पीठ और उसकी भुजाओं की हरकतों से मैं तुरंत समझ गया कि वह वही था। और उसके हाथ, वे हाथ मैं इतनी बार देख चुका था कि उन्हें पहचानने में कोई भूल हो ही नहीं सकती थी। शुरुआत में मुझे यह दृश्य कुछ रोचक और थोड़ा हास्यास्पद लगा। कैद में रहने वाला व्यक्ति कितनी छोटी सी बात से भी मनोरंजन खोज लेता है। लेकिन अगले ही क्षण मेरी सारी भावना घृणा और भय में बदल गई। मैंने देखा कि पूरा का पूरा काउंट खिड़की से बाहर निकल आया। फिर वह महल की सीधी दीवार पर, गहरी और भयानक खाई के ऊपर सिर नीचे किए हुए रेंगने लगा। उसका लंबा काला लबादा उसके चारों ओर ऐसे फैल गया था मानो किसी विशाल चमगादड़ या पक्षी के पंख हो। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद चांदनी की कोई विचित्र चाल है या परछाइयों का कोई भ्रम। लेकिन मैं लगातार देखता रहा। यह कोई भ्रम नहीं था। मैंने स्पष्ट देखा कि उसकी उंगलियां और पैरों की उंगलियां पत्थरों के उन कोनों को मजबूती से पकड़ रही थी जहां वर्षों के घिसाव से गारा निकल चुका था। वह दीवार के हर छोटे उभार और दरार का सहारा लेकर इतनी तेजी से नीचे उतर रहा था जैसे कोई बड़ी छिपकली दीवार पर दौड़ती है। यह कैसा मनुष्य है, या फिर यह मनुष्य के रूप में कोई और ही प्राणी है? इस भयानक स्थान का आतंक अब पूरी तरह मुझ पर हावी हो चुका है। मैं भयभीत हूं, अत्यंत भयभीत। मेरे लिए यहां से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। मैं ऐसे भयावह रहस्यों से घिरा हुआ हूं जिनके बारे में सोचने का साहस भी नहीं कर सकता। 15 मई, एक बार फिर मैंने काउंट को उसी छिपकली जैसी विचित्र शैली में महल से बाहर निकलते देखा। वह तिरछे रास्ते से लगभग 100 फीट नीचे उतरा और फिर बाईं ओर बढ़ता हुआ किसी गुप्त छेद या खिड़की में गायब हो गया। जैसे ही उसका सिर दृष्टि से ओझल हुआ, मैं और अधिक बाहर झुककर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दूरी इतनी अधिक थी कि ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे सकता था। अब मुझे विश्वास हो गया था कि काउंट महल से बाहर जा चुका है। मैंने सोचा कि यही उचित अवसर है कि मैं महल के उन हिस्सों की जांच करूं जहां जाने का साहस अब तक नहीं कर पाया था। मैं अपने कमरे में लौटा, एक लालटेन उठाई और सभी दरवाजों की जांच करने लगा। जैसा कि मैंने पहले ही अनुमान लगाया था, सभी दरवाजे बंद थे। हां, इतना अवश्य था कि उनके ताले अपेक्षाकृत नए प्रतीत होते थे। फिर मैं पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उसी विशाल प्रवेश कक्ष में पहुंचा जहां से पहली बार इस महल में आया था। मैंने आसानी से दरवाजे की सिटकनियां और भारी जंजीरें खोल दी, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। वह ताले से बंद था और उसकी चाबी वहां नहीं थी। स्पष्ट था कि वह चाबी काउंट के कमरे में होगी। अब मुझे उसके कमरे पर नजर रखनी होगी। यदि कभी उसका दरवाजा खुला मिला तो मैं किसी तरह वह चाबी प्राप्त करके यहां से भाग निकलने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मैंने महल की अलग अलग सीढ़ियों, गलियारों
और उनसे जुड़े सभी दरवाजों की अच्छी तरह जांच की। प्रवेश कक्ष के पास दो एक छोटे कमरे खुले मिले, लेकिन उनमें देखने लायक कुछ भी नहीं था। वहां केवल बहुत पुराना, धूल से ढका और कीड़ों द्वारा कुतरा हुआ फर्नीचर पड़ा था। आखिरकार सीढ़ियों के सबसे ऊपर मुझे एक ऐसा दरवाजा मिला जो बंद तो दिखाई देता था, लेकिन जोर लगाने पर थोड़ा सा हिल गया। मैंने और जोर लगाया, तब पता चला कि वो वास्तव में बंद नहीं था। वर्षों पुराने कब्जे नीचे धंस गए थे और भारी दरवाजा फर्श से रगड़ खा रहा था। मुझे लगा कि ऐसा अवसर दोबारा शायद कभी न मिले। मैंने पूरी ताकत लगाई और कई प्रयासों के बाद दरवाजा इतना खोलने में सफल हो गया कि भीतर प्रवेश कर सकूं। अब मैं महल के उस हिस्से में था जहां पहले कभी नहीं आया था। यह भाग मेरे परिचित कमरों से दाईं ओर था और उनसे एक मंजिल नीचे स्थित था। खिड़कियों से देखने पर पता चला कि कमरों की पूरी श्रृंखला महल के दक्षिणी भाग में फैली हुई है। सबसे अंतिम कमरे की खिड़कियां पश्चिम और दक्षिण दोनों दिशाओं में खुलती थी। दोनों ओर एक गहरी खाई फैली हुई थी। महल एक विशाल चट्टान के कोने पर बनाया गया था। इस कारण 3 दिशाओं से उस पर हमला करना लगभग असंभव था। इसीलिए उन स्थानों पर बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई गई थी जहां तक न गुलेल पहुंच सकती थी, न तीर और न ही तोप का गोला। इस प्रकार रक्षा से समझौता किए बिना वहां पर्याप्त प्रकाश और आराम की व्यवस्था की गई थी। पश्चिम दिशा में एक विशाल घाटी फैली हुई थी। उसके पार दूर दूर तक ऊंचे नुकीले पर्वत एक दूसरे के पीछे उठते चले गए थे। उनकी चट्टानों की दरारों में माउंटेन ऐश और कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थी, जिनकी जड़ें पत्थरों की छोटी छोटी दरारों से चिपकी हुई थी। स्पष्ट था कि महल का यह भाग पुराने समय में महिलाओं के रहने के लिए बनाया गया था, क्योंकि यहां का फर्नीचर महल के अन्य कमरों की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक और सुरुचिपूर्ण दिखाई देता था। खिड़कियों पर कोई पर्दे नहीं थे। हीरे के आकार वाले कांचों से छनकर आती पीली चांदनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसकी रोशनी में वस्तुओं के रंग तक स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वर्षों से जमी धूल पर भी वह ऐसी कोमलता बिखेर रही थी कि समय और कीड़ों द्वारा पहुंचाई गई क्षति कुछ हद तक छिपसी गई थी। मेरी लालटेन उस उज्ज्वल चांदनी के सामने लगभग बेकार लग रही थी, फिर भी उसे अपने साथ रखकर मुझे संतोष मिल रहा था। इस स्थान में एक ऐसी भयानक वीरानी थी जो मेरे हृदय को ठंडा कर देती थी और मेरी नसों में कंपी भर देती थी। फिर भी ये उन कमरों में अकेले रहने से कहीं बेहतर था, जहां काउंट की उपस्थिति के कारण अब मुझे घृणा होने लगी थी। कुछ देर अपने भय पर काबू पाने का प्रयास करने के बाद मेरे मन पर एक शांत स्थिरता छा गई। मैं इस समय एक छोटी सी ओक की मेज के सामने बैठा हूं। संभव है कि सदियों पहले इसी स्थान पर कोई सुंदर युवती बैठकर गहरे विचारों और लज्जा से लाल होते चेहरे के साथ अपने प्रिय को प्रेम पत्र लिखा करती हो। ऐसा प्रेम पत्र जिसमें वर्तनी की अनेक भूलें होती हों। और मैं अपनी डायरी में शॉर्ट हैंड में वो सब लिख रहा हूं जो पिछली बार डायरी बंद करने के बाद मेरे साथ घटा है। यह 19वीं शताब्दी का आधुनिक युग है और पूरी आधुनिकता के साथ। फिर भी यदि मेरी इंद्रियां मुझे धोखा नहीं दे रही तो बीते हुए युगों के पास ऐसी शक्तियां थी, और शायद आज भी है, जिन्हें केवल आधुनिकता कभी नष्ट नहीं कर सकती। बाद में 16 मई की सुबह, हे ईश्वर, मेरी बुद्धि की रक्षा करना, क्योंकि अब मेरी यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। सुरक्षा और सुरक्षित होने का विश्वास दोनों अब अतीत की बातें बन चुके हैं। जब तक मैं इस महल में जीवित हूं, मेरे पास केवल एक ही आशा बची है कि मैं पागल न हो जाऊं। यदि वास्तव में मैं पहले से पागल नहीं हो चुका हूं, और यदि मैं अभी भी पूरी तरह होश में हूं, तो इससे अधिक पागल कर देने वाली बात और क्या हो सकती है कि इस भयानक स्थान में छिपे सभी दुष्ट और डरावने प्राणियों में से काउंट ही मुझे सबसे कम भयावह प्रतीत होता है। उसी से मुझे सुरक्षा की सबसे अधिक आशा है, यद्यपि केवल तब तक जब तक मैं उसके किसी काम का हूं। हे महान ईश्वर, हे दयालु प्रभु, मुझे शांत बनाए रखना, क्योंकि यदि मैंने अपना धैर्य खो दिया तो उसके आगे केवल पागलपन ही है। अब मुझे उन कई बातों का अर्थ समझ में आने लगा है जिन्होंने अब तक मुझे उलझन में डाले रखा था। पहले मैं कभी ठीक से नहीं समझ पाया था कि जब शेक्सपियर ने हैमलेट से कहलवाया, मेरी तख्तियां, जल्दी मेरी तख्तियां, ये सब तुरंत लिख लेना चाहिए, तो उसका वास्तविक आशय क्या था। लेकिन अब जब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो मेरा मस्तिष्क अपनी पकड़ खो रहा हो, या जैसे वो अंतिम मानसिक आघात आने वाला हो जो मेरी समझ को पूरी तरह नष्ट कर देगा, तो मैं अपनी शांति पाने के लिए फिर अपनी डायरी की ओर लौटता हूं। हर घटना को सही सही लिखने की आदत ही शायद मेरे मन को स्थिर रखने में सहायता करेगी। काउंट की रहस्यमय चेतावनी उस समय मुझे भयभीत कर गई थी, लेकिन अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूं
तो वो मुझे पहले से कहीं अधिक डरावनी लगती है। भविष्य में उसका मुझ पर कितना भयानक अधिकार होगा। अब मैं उसके किसी भी शब्द पर संदेह करने से भी डरूंगा। डायरी लिखकर मैंने सावधानी से उसे और अपनी कलम वापस जेब में रख दिया। तब मुझे नींद आने लगी। काउंट की चेतावनी मेरे मन में आई, लेकिन उसी क्षण उसकी अवज्ञा करने में मुझे एक अजीब सा आनंद महसूस हुआ। नींद धीरे धीरे मुझ पर हावी हो रही थी, और उसके साथ वो जिद भी, जो अक्सर नींद आने पर मनुष्य में आ जाती है। मुलायम चांदनी मेरे मन को शांत कर रही थी। सामने फैला खुला आकाश मुझे स्वतंत्रता का आभास दे रहा था। मैंने निश्चय किया कि आज रात उन अंधकार से भरे कमरों में वापस नहीं लौटूंगा। मैं यहीं सोऊंगा, यहीं जहां कभी प्राचीन समय की महिलाएं बैठती होंगी, गाती होंगी और अपना शांत जीवन बिताती होंगी, जबकि उनके पति निर्दयी युद्धों में दूर कहीं लड़ रहे होते होंगे। मैंने कमरे के कोने के पास रखा एक बड़ा सोफा खींचकर ऐसी जगह रखा कि लेटे लेटे मैं पूर्व और दक्षिण दिशा का सुंदर दृश्य देख सकूं। धूल की मुझे कोई परवाह नहीं रही। मैं लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। मुझे लगता है कि मैं सचमुच सो गया था। कम से कम मैं यही आशा करता हूं। लेकिन मुझे संदेह भी है, क्योंकि उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतना वास्तविक था कि आज सुबह की तेज धूप में बैठकर भी मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि वह सब केवल एक सपना था। मैं अकेला नहीं था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसमें प्रवेश करते समय था। चांदनी में मुझे फर्श पर अपने ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जहां चलते समय मैंने वर्षों से जमी धूल को हटा दिया था। तभी मैंने देखा, मेरे सामने चांदनी में 3 युवा स्त्रियां खड़ी थी। उनके वस्त्र और उनका व्यवहार किसी कुलीन महिला जैसा था। उन्हें देखकर पहले तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन एक बात ने मुझे चौंका दिया। उनकी कोई परछाई नहीं थी। वे धीरे धीरे मेरे पास आई, कुछ देर तक मुझे देखती रहीं, फिर आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगी। उनमें से 2 सावली थी। उनकी ऊंची नुकीली नाक बिल्कुल काउंट जैसी थी। उनकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें चांदनी में लगभग लाल दिखाई दे रही थी। तीसरी युवती अत्यंत गोरी थी। उसके सुनहरे बालों की घनी लटें उसके कंधों पर बिखरी थी, और उसकी आंखें हल्के नीलम जैसी नीली थी। मुझे ऐसा लगा मानो मैं उसका चेहरा पहले भी कहीं देख चुका हूं। उसके साथ कोई धुंधला सा भय जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा था कि कहां और कब। तीनों के दांत मोतियों की तरह चमकदार सफेद थे। उनके लाल भरे हुए होठों के बीच वे और भी अधिक चमक रहे थे। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बेचैन कर दिया। एक ओर उनके प्रति अजीब सा आकर्षण था, और दूसरी ओर उतना ही घातक भय। मेरे मन में एक पापपूर्ण तीव्र इच्छा उठी कि वे अपने लाल होठों से मुझे चूम लें। यह बात लिखना उचित नहीं है। संभव है कि कभी यह डायरी मीना के हाथ लग जाए और उसे दुख पहुंचे, लेकिन सच यही है। तीनों आपस में फुसफुसाई, फिर वे एक साथ हंस पड़ी। उनकी हंसी चांदी की घंटियों जैसी मधुर और संगीतपूर्ण थी, लेकिन उसमें ऐसी कठोरता भी थी मानो वो किसी मनुष्य के कोमल होठों से नहीं निकल सकती। वो ध्वनि वैसी ही थी जैसी कुशल हाथों से बजाए गए कांच के प्यालों से निकलती है, मधुर, सम्मोहक, फिर भी असहनीय। सुनहरे बालों वाली युवती ने चंचलता से सिर हिलाया। बाकी दोनों ने उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाया। एक ने कहा, जाओ, सबसे पहले तुम्हारी बारी है, उसके बाद हम आएंगी। शुरुआत करने का अधिकार तुम्हारा है। दूसरी ने मुस्कुराकर कहा, वह जवान है और शक्तिशाली भी। हम तीनों के लिए उसके पास पर्याप्त चुंबन है। मैं चुपचाप पड़ा रहा, अपनी आधी खुली पलकों के नीचे से उन्हें देखता रहा। मेरे भीतर भय और विचित्र आकर्षण का संघर्ष चल रहा था। सुनहरे बालों वाली युवती धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। वह मेरे ऊपर झुक गई। मैं उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकता था। उसकी सांसों में एक मधुर सुगंध थी, मानो शहद की मिठास। उसकी आवाज की तरह वही कंपन मेरी नसों में दौड़ गया, लेकिन उस मिठास के भीतर एक कड़वाहट भी छिपी थी। ऐसी कड़वाहट जैसी ताजे रक्त की गंध में महसूस होती है। मैं अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का साहस नहीं कर पाया, लेकिन पलकों की झिरी से मैं सब कुछ स्पष्ट देख रहा था। वो युवती घुटनों के बल बैठ गई, फिर मेरे ऊपर झुककर मुझे ऐसे देखने लगी मानो किसी शिकार का आनंद ले रही हो। उसकी हर हरकत में जानबूझकर किया गया मोहक आकर्षण था, जो एक साथ रोमांचक भी था और घृणित भी। जब उसने अपनी गर्दन पीछे झुकाई तो उसने किसी शिकारी पशु की तरह अपने होठों पर जीभ फेर ली। चांदनी में उसके लाल होठों और लाल जीभ पर चमकती नमी साफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे और नीचे आने लगा।
उसके होंठ मेरे मुंह और थोड़ी से नीचे सरकते हुए मेरी गर्दन की ओर बढ़ने लगे। तभी वो रुक गई। मैं उसकी जीभ की वो धीमी आवाज सुन सकता था जब वह अपने दांतों और होठों पर फिर रही थी। उसकी गर्म सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरी गर्दन की त्वचा में वैसी ही झुनझुनी होने लगी जैसी तब होती है जब कोई हाथ गुदगुदाने के लिए धीरे धीरे पास आ रहा हो। मैंने अपने गले की अत्यंत संवेदनशील त्वचा पर उसके होठों का हल्का कांपता हुआ स्पर्श महसूस किया। साथ ही 2 नुकीले दांत मेरी त्वचा को हल्के से छूकर वहीं ठहर गए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। धड़कते हुए हृदय के साथ मैं प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन उसी क्षण बिजली की चमक की तरह एक और अनुभूति ने मुझे झकझोर दिया। मुझे अचानक काउंट की उपस्थिति का आभास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वो प्रचंड क्रोध के तूफान से घिरा हुआ हो। मेरी आंखें अनायास खुल गई और मैंने देखा कि उसके शक्तिशाली हाथ ने उस सुनहरे बालों वाली युवती की पतली गर्दन को कसकर पकड़ रखा था। उसने अपनी असाधारण शक्ति से उसे पीछे की ओर खींच लिया। उस युवती की नीली आंखें अब क्रोध से जल रही थी। उसके सफेद दांत गुस्से में भींचे हुए थे और उसके गोरे गाल क्रोध और अपमान से लाल हो उठे थे। लेकिन काउंट, इतना भयानक क्रोध मैंने कभी किसी मनुष्य में नहीं देखा था, यहां तक कि नरक के राक्षसों में भी नहीं। उसकी आंखें सचमुच आग की तरह धधक रही थी। उनमें लाल चमक ऐसी थी मानो नरक की ज्वालाएं उनकी गहराइयों में सुलग रही हों। उसका चेहरा मृत्यु जैसा पीला पड़ गया था और उसकी कठोर रेखाएं तनी हुई लोहे की तारों जैसी प्रतीत हो रही थी। नाक के ऊपर मिलती हुई उसकी घनी भौहें ऐसे लग रही थी जैसे लाल गर्म लोहे की कोई सलाख धधक रही हो। उसने अपने हाथ को पूरी ताकत से घुमाया और उस युवती को अपने से दूर धक्का दे दिया। फिर उसने बाकी दोनों स्त्रियों की ओर उसी तरह हाथ उठाया मानो उन्हें पीछे हटने का आदेश दे रहा हो। वो वही आदेशात्मक इशारा था जिसे मैंने पहले भेड़ियों को नियंत्रित करते समय देखा था। धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज में उसने कहा, लेकिन उसके शब्द हवा को चीरते हुए पूरे कमरे में गूंज उठे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसे छूने की कोशिश की? मैंने मना किया था, फिर भी तुमने इसकी ओर नजर उठाने की जुर्रत कैसे की? पीछे हट जाओ। मैं तुम सबसे कहता हूं, पीछे हटो। ये आदमी मेरा है। खबरदार, यदि तुम में से किसी ने भी इसके मामले में दखल दिया, वरना तुम्हें मुझसे निपटना होगा। सुनहरे बालों वाली युवती ने निर्लज्ज चंचलता से हंसते हुए उत्तर दिया, तुमने स्वयं कभी किसी से प्रेम नहीं किया। तुम प्रेम कर ही नहीं सकते। यह सुनते ही बाकी दोनों स्त्रियां भी हंस पड़ी। उनकी हंसी में कोई आनंद नहीं था। वो कठोर, निर्जीव और आत्माहीन हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। उसे सुनकर मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। वह हंसी किसी दुष्ट आत्मा के आनंद जैसी थी। काउंट ने मेरी ओर ध्यान से देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, हां, मैं भी प्रेम कर सकता हूं। तुम सब स्वयं अतीत से ये जानती हो, क्या ऐसा नहीं है? अच्छा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब इसका काम मुझसे पूरा हो जाएगा, तब तुम इसे अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकती हो। लेकिन अभी जाओ, जाओ, मुझे इसे जगाना है। अभी बहुत काम बाकी है। उनमें से एक स्त्री धीमे से हंसते हुए बोली, तो क्या आज रात हमें कुछ भी नहीं मिलेगा? ये कहते हुए उसने उस थैले की ओर इशारा किया जिसे काउंट कुछ देर पहले फर्श पर फेंक चुका था। थैला हिल रहा था, मानो उसके भीतर कोई जीवित प्राणी हो। उत्तर में काउंट ने केवल सिर हिलाया। तभी उन स्त्रियों में से एक झटपट आगे बढ़ी और उसने थैले का मुंह खोल दिया। यदि मेरे कानों ने मुझे धोखा नहीं दिया, तो मुझे एक हल्की सी हाफने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद एक दबी हुई करुण सिसकी, जैसे किसी छोटे बच्चे का मुंह दबा दिया गया हो। वे तीनों स्त्रियां तुरंत उस थैले के चारों ओर इकट्ठी हो गई। मैं भय से स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही पल वे सब गायब हो गई। उनके साथ वह भयावह थैला भी गायब हो गया। उनके पास कोई दरवाजा नहीं था जिससे वे बाहर जा सकती, और वे मेरे सामने से भी नहीं गुजरी थी। ऐसा लगा मानो वे धीरे धीरे चांदनी की किरणों में घुल गई हों। मैंने एक क्षण के लिए खिड़की के बाहर उनकी धुंधली परछाइयां देखी और फिर वे पूरी तरह रात की चांदनी में विलीन हो गई। इसके बाद भय ने मुझे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। मेरी चेतना जवाब दे गई और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा।